वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पिछला वीडियो हम लोगों ने शेयर किया हुआ था हमने मतलब जिसमें हम लोगों ने टेंस चेंज करने की बात की थी। किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस किस तरीके से चेंज किया जाता है। ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी, पर्सनल प्रोनाउन बदलना, टेंस बदलना, जैसा कि आप जानते हैं, आपको वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है कि ये हिस्सा है उस जनरल चेंजेस का जिनमें हमने बांटा हुआ था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनाते समय जितने भी प्रकार के चेंजेस होते हैं उनको। जनरल चेंजेस और स्पेसिफिक चेंजेस दो कैटेगरी हमने बनाई थी, और जनरल चेंजेस में हमने उन तीन चीज़ों को रखा था जो रिपोर्टेड स्पीच में किए जाते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन को बदलना, टेंस को बदलना और नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को बदलना। तो पर्सनल प्रोनाउन बदलना आपको बताया जा चुका है, टेंस को बदलना आपको बताया जा चुका है, नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को बदलना ये बाकी है, जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ये एक नॉर्मल नियम है कि किसी डायरेक्ट स्पीच को अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो उस दरमियान रिपोर्टेड स्पीच इन द सेंस कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नज़दीकी दिखाने वाले जितने भी शब्द हैं उनको दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। ये एक सामान्य नियम है। इट्स अ कॉमन रूल दैट ऑल द वर्ड्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास शोइंग नियरनेस आर चेंज्ड इनटू द वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। ओके, और इस आधार पर एक अच्छी खासी लिस्ट आपको दी जाती है उन शब्दों की जो शब्द नज़दीकी दिखाते हैं और उनको किस तरीके से दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदला जाता है। वो लिस्ट मैं आपको एक एक करके, मतलब मैं वर्बली ही बोल कर ही आपको बता रहा हूँ। आप उसको अगर चाहे तो कहीं नोट कर लेंगे, या जिस तरीके से भी आप उसको लर्न कर सकें, उसको समझ सकें, मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस कैटेगरी में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिस से दिस को दैट में बदला जाता है। उसी का प्लूरल होता है दीज। दीज नज़दीकी दिखाता है, इसको दोज में बदल देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। हियर को देयर में बदलते हैं, और हियर का ही एक पुराना फॉर्मेट है, आर्केइक फॉर्म है हीदर, HITHER। हीदर का भी अर्थ पहले वही होता था, हीदर का भी प्रयोग उसी सेंस में होता था जिस सेंस में हियर का प्रयोग आज हम करते हैं। तो हीदर को दीदर में चेंज कर दिया जाता है, THITHER। इसी तरीके से नाउ को देन में बदलते हैं, दस को सो में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टुनाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं या द फॉलोइंग डे में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, ठीक है, या द डे बिफोर में बदलते हैं। यस्टरडे को दो शब्दों में दो फ्रेजेस में बदला जाता है। यस्टरडे को या तो आप प्रीवियस डे में बदल सकते हैं या फिर द डे बिफोर में बदल सकते हैं। उसी तरीके से टुमारो को भी दो फ्रेजेस में बदला जाता है। टुमारो को या तो आप द नेक्स्ट डे करें या फिर द फॉलोइंग डे करें, दोनों ही में से कोई एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरीके से 10 को 100 में बदला जाता है। ये चेंजेस किए जाते हैं। सामान्य तौर पर तो एक नियम मैंने आपको बताया कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि जैसे आप मान लीजिए किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते समय नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलते हैं, लेकिन इसमें कहीं इसका जिक्र हालांकि नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकली एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर नज़दीकी दिखाने वाले शब्द जो स्पीकर है उससे बहुत ही करीबी की बात करते हैं, सपोज करिए कि इस रूम में बैठ करके मैं आज वीडियो बना रहा हूं और इसी रूम में कल के डेट में, मतलब 28 मई के डेट में मान लीजिए कोई घटना घटी जिसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है, जिसकी जानकारी मुझे आपको देनी है, तो इस रूम के संदर्भ में, इसी रूम के विषय में कल के डेट में जो व्यक्ति यहां पे बैठा होगा उसने दिस का प्रयोग किया होगा कि दिस इज माई रूम। और इसी रूम में बैठ करके आज के डेट में अगर मैं आपको बात कर रहा हूं तो कल की घटना तो पास्ट हो गई, लेकिन दिस को क्या दैट में बदला जा सकता है? उसी रूम में बैठ करके नहीं बदला जा सकता है। इसलिए अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस नजदीक हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस नजदीक हो, स्टैंडिंग बाय द सेम साइड, उसी चीज के बगल में बैठ करके अगर आप बात कर रहे हैं
तो उसके लिए नज़दीकी दिखाने वाले शब्द को दूरी दिखाने वाले शब्दों में नहीं बदलना चाहिए। जैसे इसी रूम में बैठ करके कल के डेट में अगर किसी ने कहा कि दिस इज माई रूम, और उसी रूम में बैठ करके आज के डेट में मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और मैं कहूं कि दैट ही सेड दैट वाज हिज रूम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यही रूम है। तो अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलने वाले के वक्ता के नजदीक है, स्पीकर के नजदीक है, तो वैसी स्थिति में नियरनेस शोइंग वर्ड्स को नहीं बदला जाता है। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज आपको कहीं बहुत कम मिलती है, लेकिन आप अनुभव करेंगे अगर आप इसको प्रैक्टिकल वे में जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस चीज को अनुभव करेंगे कि ये चीज ऐसी है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, पर्सनल प्रोनाउन बदलना, नजदीकी दिखाने वाले शब्दों को बदलना और टेंस बदलना, ये तीनों कॉमन चेंजेस हमने कर लिए हैं, जिनके रूल्स हर सेंटेंस के लिए कॉमन होते हैं। और इसके बाद आपकी कैटेगरी आ जाती है स्पेशल चेंजेस या स्पेसिफिक चेंजेस की, जो सेंटेंस वाइज बदलते चले जाते हैं। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो वो नियम कुछ अलग हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो नियम कुछ अलग हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो नियम कुछ अलग है। इन द मीन्स आई वांट टू से दैट फॉर एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, इफ द सेंटेंस टाइप चेंजेस, द रूल्स विल चेंज। अगर सेंटेंस का टाइप बदलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो रूल्स बदल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम आते हैं स्पेसिफिक चेंजेस पे, और पहले स्पेसिफिक चेंज की बात करते हैं, एंड दैट इज असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या है? मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर हैं। इंटरडिपेंडेंट कहा था मैंने, इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है इसको, अंतर निर्भरता कहते हैं इसको। कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंज होना है वो इस बात पे निर्भर करता है कि रिपोर्टेड स्पीच की कंडीशन क्या है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होने हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच की कंडीशन क्या है। रिपोर्टेड स्पीच में आपने टेंस चेंज किया तो ये देख करके चेंज किया कि रिपोर्टिंग वर्ब किस कंडीशन में है। रिपोर्टेड स्पीच में आपने पर्सनल प्रोनाउन चेंज किया तो ये देख करके चेंज किया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसी तरीके से चलता है। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच से बाहर निकलते हैं हम और रिपोर्टिंग वर्ब बदलने की बात करते हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने की बात करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को वाइसी वर्सा चलना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। अब रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कि कौन से टाइप का सेंटेंस यूज किया गया है, और तब हम ये निर्धारित करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कैसे बदलेगा और कंजंक्शन किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दूं कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन क्लास 10th में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ाया भी है, आप लोग पढ़े हैं, जहां भी आपने देखा होगा आप पढ़े होंगे निश्चित तौर पे। तो एक बार रिवीजन आप जरूर कर लेंगे कि अगर सेंटेंस टाइप आप पहचान नहीं पाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक बार दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपका पहचानना, आपकी जानकारी में होना कि ये सेंटेंस टाइप क्या है, ये बहुत आवश्यक है। So, beginning the rule, very first rule of specific changes, supposing that there is a use of assertive sentence in reported speech, ये मान करके कि reported speech में assertive sentence का प्रयोग किया गया है, हम जो specific rules हैं वो शुरू करते हैं। तो पहला रूल ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में assertive sentence का प्रयोग किया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड मतलब इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यदि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत की गई हो, असर्टिव सेंटेंस मतलब उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को या तो से में चेंज कर देते हैं, टेल में रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में चेंज करते हैं, टेल्स में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, या फिर जरूरत के हिसाब से इन्फॉर्म में, आंसर में, उसमें एग्री में, एसर्ट में, इन सब शब्दों में बदल दिया जाता है। यहां पे एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सेड जो होता है, जैसे आपने सेंटेंस अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा होगा कि ही सेड टू मी कम हियर, ठीक है। तो ये सेड का प्रयोग जो होता है, सेड अपने आप में एक इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ उसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि सेड के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो सेड और ऑब्जेक्ट के बीच में टू का प्रयोग होता है, ही सेड टू मी।
तो अगर सेड के साथ टू लगा हुआ है, मतलब सेड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेड टू को ही आप पूरा हटा करके तब आप टेल में, टेल्स में या टोल्ड में चेंज करते हैं या इन्फॉर्म्ड में चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब टेल का प्रयोग करेंगे या टोल्ड का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद भी टू को आप लगा करके रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेल्स या टोल्ड या इन्फॉर्म्ड या जो भी आंसर का प्रयोग करते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सेड के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आना है तो वो ऑब्जेक्ट उस सेड का ऑब्जेक्ट ना हो करके उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, जो सेड और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा जाता है। मतलब सेड टू को उठा करके आप टेल में चेंज करते हैं या टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है। अगर सपोज करिए कि सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सीधे दिया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम फाइन, तो ऐसी स्थिति में आपको नॉर्मली सेड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेड को आप सेड ही रहने देते हैं। ठीक है, उसको वैसे ही रखा जा सकता है, कहीं से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये चेंजेस करते समय आप जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे तो उस दरमियान आप टेंस का भी ख्याल रखेंगे कि उसमें कौन से फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जिस फॉर्म का प्रयोग है उसी फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे, मतलब चेंज करते समय में। ठीक है। हाँ, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो असर्टिव सेंटेंस प्रयोग किया गया है उसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि नहीं, वो एक कोई ऐसा सेंस क्रिएट हो रहा है जो सेंस सेड के प्रयोग से नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं दर्शाया जा सकता है, तो आप पूरी तरह से फ्री हैं कि आप वहां पे इन्फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, आंसर का प्रयोग कर सकते हैं या किसी दूसरे रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग होगा, यह आप समझ गए होंगे। असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं कि इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों इंक्लूडेड होते हैं। सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और फुल स्टॉप से एंड होता है। रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमास के जगह पर, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। रिमाइंड कर रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग है तो इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, THAT। ये 2 कॉमन रूल हो गए जो स्पेसिफिकली असर्टिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा असर्टिव सेंटेंस के साथ ही कुछ चीजें आपको ऐसी बताई जाती हैं जो बाकी के सेंटेंसेस पे भी आप इक्वली लागू करेंगे, समान रूप से लागू करेंगे। अब वो क्या है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो मुझे बतानी है आपको, वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, मतलब किसी को संबोधित किया गया हो, सपोज करिए कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसी का नाम लेकर के उसको पुकारा गया हो, उसको संबोधित किया गया हो, तो ये जो वर्ड ऑफ एड्रेस है, दिस वर्ड ऑफ एड्रेस इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया गया वर्ड ऑफ एड्रेस हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या कि सेंटेंस सपोज करिए मैं दे रहा हूं आपको कि ही सेड राम यू आर राइट। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास राम कॉमा यू आर राइट। तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो राम प्रयोग किया गया है वो एक संबोधन का शब्द है, वर्ड ऑफ एड्रेस है। मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति है, जो स्पीकर है, वो राम से कह रहा है कि तुम सही। ऐसी स्थिति में करना क्या होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड ऑफ एड्रेस का प्रयोग किया गया हो, संबोधन के शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो उस संबोधन के शब्द को हम सीधे सीधे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस संबोधन के शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब अगर सेंटेंस आपके सामने दिया है कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमास राम यू आर राइट, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय सीधे करेंगे कि ही टोल्ड राम दैट ही वॉज राइट। He told Ram that he was right। तो ये तो आसानी से हो गया, इसलिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था, तो आपने वर्ड ऑफ एड्रेस को उठा के रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ड ऑफ एड्रेस, संबोधन का शब्द रिपोर्टिंग वर्ब का ही, रिपोर्टिंग स्पीच का ही हिस्सा होता है। और वैसी स्थिति में भी आपको कॉलिंग एज
या एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके उसको रिपोर्टिंग स्पीच के साथ ही जोड़ना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल। अब यहाँ पे पीपल ऑब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी प्रयोग किया गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई सपोर्ट। अब यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन संबोधन का शब्द है, लेकिन उधर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में पीपल का प्रयोग है। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करेंगे, कॉलिंग एज लेडीज एंड जेंटलमैन या एड्रेसिंग एज लेडीज एंड जेंटलमैन द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द पीपल या इन्फॉर्म्ड द पीपल दैट दे वर हिज सपोर्ट। आई बात समझ में? तो कॉलिंग एज या एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके आप रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड ऑफ एड्रेस को, संबोधन के शब्द को रिपोर्टिंग स्पीच के साथ जोड़ लेंगे उस केस में जबकि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो सीधे सीधे उसको उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसके अलावा एक दो सामान्य चीजें हैं। वो सामान्य चीजें ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत, मान लीजिए सेंटेंस में अगर सीधे सीधे कहीं यस का प्रयोग कर दिया है या कहीं नो का प्रयोग कर दिया है, तो उसको आप मतलब उस तरीके से ले सकते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव करके आप इसमें आंसर कर सकते हैं। या एक कंडीशन ऐसी आती है कि रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए सम्मान दिखाने के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग है, जैसे सर या मैडम का प्रयोग है, सर यू आर माई बॉस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सपोज करिए लिखा है। तो ये जो सर या मैडम अगर या इस तरीके का मॉन्सियर मान लीजिए प्रयोग किया है, सर प्रयोग किया है, मैडम प्रयोग किया है, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उन सम्मान सूचक शब्दों को, उन रेस्पेक्ट शोइंग वर्ड्स को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे ही सेड टू हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सर आई एम फाइन। तो आप क्या बनाएंगे, ही इन्फॉर्म्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली दैट ही वाज फाइन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम या इस तरीके के सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग हो तो उनको इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे आप और उनकी जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तित करने का तरीका और साथ साथ स्पेसिफिक चेंजेस में असर्टिव सेंटेंस चेंज करने का तरीका आपकी समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। आप रिपीट करके इस चीज़ को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, साथ में सेंटेंस आप रिवाइज करेंगे, टेंस रिवाइज करेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नरेशन एक चैप्टर नहीं है, नरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। इसके कई ब्रांचेस निकलते हैं। इसमें आपको प्रोनाउन पढ़ना है, इसमें आपको टेंस पढ़ना है, इसमें आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आप कमांड करके रखते हैं तब जा कर के नरेशन आपका तैयार होता है। तो मैं टीचर एक केवल पथ प्रदर्शक है, केवल एक डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति है। मैं केवल आपको एक रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते के सहारे आपको बढ़ करके अपने टारगेट को पूरा करना है, अपनी शिक्षा पूरी करनी है। उम्मीद है कि आपका दिन मंगलमय गुजरे। स्टे होम, स्टे सेफ, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।